subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the pharmacology of the serotonin or the 5-hydroxytryptamine। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे सीरोटोनिन या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन के फार्माकोलॉजी के बारे में, एंड दैट इज ए पार्ट ऑफ ऑटोकॉइड्स। तो एक तरीके से ऑटोकॉइड्स या लोकल हार्मोन का ही पार्ट है। And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology or medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमने वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है www.pharmacyconcepts.in। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए, और ताकि आपको जो भी नोट्स हैं, आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके क्विज़ें हैं, आपके ब्लॉग्स हैं, आपके सिलेबस हैं, सब कुछ उस वीडियो लेक्चर से सब कुछ उसमें एक अरेंज वे पे हमने शो कर दिया है ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो ढूंढने के लिए। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो सीरोटोनिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, केमिकली इसे हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन बोलते हैं। पहले जो वर्ड है डिस्कवर हुआ था वो हुआ था सीरोटोनिन, जो एक तरीके से आपके सीरम्स या ब्लड या प्लेटलेट्स में होते हैं, और जो आपके टोन्स मतलब जो विस्कुलर टोन्स हैं उसको इन्हेंस करता है। सो इसलिए आपका ये जो ड्रग है पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर के रूप में डिस्कवर हुआ था। लेकिन केवल इसका जो रोल है, वेसोकंस्ट्रिक्शन के अलावा भी बहुत सारे इसके रोल्स हैं। ये बेसिकली आपके ऑटोकॉइड्स हैं। तो बात करें हम ऑटोकॉइड्स की, जिन्हें हम लोकल हार्मोन भी बोलते हैं, उनमें बेसिकली आपके 3 कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है आपका एमिन्स डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं हिस्टामिन, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सेकेंड है आपका सीरोटोनिन। थर्ड आप और उसमें सेकेंड जो कैटेगरी है वो है आपका पेप्टाइड्स, जिसमें आते हैं आपके एंजियोटेंसिन्स, काइनिन्स वगैरह। और एक है आपका लिपिड्स डेरिवेटिव। तो लिपिड्स में आते हैं आपके इकोसाइड्स, जिसमें आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स वगैरह, ये सब आते हैं। तो बात करें हम सीरोटोनिन की, तो सीरोटोनिन इज द ऑटोकॉइड्स। ठीक है, ये भी ऑटोकॉइड्स है, हिस्टामिन की तरह है। एंड सीरोटोनिन वाज आइडेंटिफाइड इन 1948 एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लेटलेट्स एंड फाउंड इन द ब्लड सीरम एज ए पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर। जो पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी वो आपके अप्रोक्सीमेटली 1948 पे इसकी डिस्कवरी हुई थी। और कहाँ से हुई थी? ये बेसिकली आपके जो प्लेटलेट्स हैं, जो आपके ब्लड में क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनिशिएट करते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, उन प्लेटलेट्स में ये आपके वहाँ से डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, जो आपके ब्लड सीरम्स में होते हैं। और ये जो है बहुत देखा गया कि बहुत ही पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर है। जो आपके ऑटोकॉइड्स हैं, हिस्टामिन्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में या टिश्यू इंजरीज में, इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली ये आपके क्योंकि जहाँ इंजरी होती है वहाँ पे ये रिलीज़ होते हैं ताकि वेसोकंस्ट्रिक्ट कर सके और ब्लड के फ्लो को वहाँ पे मतलब बंद कर सके, ताकि जो ब्लीडिंग हो वो रुक सके। इसलिए एक तरीके से पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर के रूप में डिस्कवर हुआ था। लेकिन इसकी जो यूज़ है वो लिमिट नहीं है। ठीक है, बात करें इसकी लोकेशन की, तो प्लेटलेट के अलावा भी ये आपके और सेल्स, खासकर आपके जीआई म्यूकोसा पे भी प्रेजेंस होते हैं, जो मेनली यहीं पे होते हैं। 90% ऑफ द सीरोटोनिन इज फाउंड इन द जीआई म्यूकोसा। मेजरली ये जीआई म्यूकोसा पे आपके जो इंटेरोक्रोमोफिन सेल है, इस इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स में ये प्रेजेंस होते हैं, वहीं पे ये सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, और इसको जो हम डिस्कवर कर रहे थे तो इसको हमने इंटरामिन कहा था, नाम इसका था इंटरामिन। बाद में फिर वो आपके जो हैं केमिकली देखा गया तो ये हो गया 5-HT मीन्स 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। ठीक है, और ये एक तरीके से पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर है। इसके अलावा जो भी आपके स्मूथ मसल्स हैं उनमें मेजरली कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, याद रखिए। एंड रेस्ट आर फाउंड इन द प्लेटलेट्स एंड द ब्रेन। बाकी जो बचे हैं 10% वो आपके प्लेटलेट्स में और ब्रेन पे होते हैं। लेकिन केवल आपको जो सिंथेसाइज है वो आपके ब्रेन पे और जीआई म्यूकोसा पे होता है। प्लेटलेट में ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये अपटेक सिस्टम के थ्रू, ठीक है, ये अपटेक होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आपके नॉरएड्रेनालिन है या फिर 5-HT हैं, वो आपके अपटेक होते हैं सेल्स में। सिमिलरली भी अपटेक्स होते हैं आपके प्लेटलेट्स में, वहाँ पे बनते नहीं हैं। ठीक है, बात करें हम उसको ब्रेन में रोल की, तो ब्रेन में एक तरीके से ये आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में स्टेबलाइज्ड है। ये आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ये भी क्वेश्चंस आता है, सेरोटोनिन इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। तो ये आपके ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम सेरोटोनिन को अपटेक करेंगे तो पेरिफेरली ही वर्क करेगा, वो आपके ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। इस चीज़ का जो बिहेवियर रोल है, सेंस का रोल है, वो हमको उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन क्योंकि आपके सेनेस में भी आपके सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा आपकी एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, उनमें इन्वॉल्व होते हैं,
तो वहाँ पे भी इसका रोल है, वहाँ पे इसका जो रोल है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में रोल है। लेकिन क्योंकि आपके सेरोटोनिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, तो ये अलग अलग रिसेप्टर पे बेस पे अलग ये एक्टिविटी शो कर सकती है, नो डाउट। ठीक है, अब आते हैं इसको सिंथेसाइज पे। तो इसका बेस सिंथेसाइज कहाँ होता है? आपकी जीआई म्यूकोसा पे, जीआईटी एरिया पे, इंट्रोक्रोमैटिन सेल पे, या फिर आपके ब्रेन में जो आपके न्यूरॉन्स हैं उस न्यूरॉन्स में जो खासकर सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स हैं कि नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ पे ये बनते हैं, इसलिए आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। ठीक है, ये बनता है आपके ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर से, जो कि एक तरीके से एमिनो एसिड्स हैं। ट्रिप्टोफैन से आपके हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। और आपके जो डोपा है वो आपके डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू बनता है आपका 5-HT या डोपामिन। सिमिलरली जो आपको कैटेकोलामिन्स हैं, खासकर डोपामिन, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, उसी के जैसा ही ये सिंथेसाइज होते हैं और उनके एक्शंस जैसा ही पैरेलली काम करते हैं। ठीक है, सो फर्दर द 5-HT जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का, जो एक तरीके से इंडोल डेरिवेटिव है, इंडोल रिंग होता है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके कि 5-HT आपके कौन सा रिंग होते हैं, तो वो होता है आपका इंडोल। तो इस इंडोल पे इस पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी है जो कि पोजीशन नंबर 5 है, 5 पे हाइड्रोक्सी है। और इस इंडोल के जो ये आपका है बीटा अमीनो इथाइल, इस पे पोजीशन पे आपका बीटा पे है आपका ये NH है, ये अल्फा है, बीटा, इस बीटा पे है आपका एमिनो इथाइल, इसलिए हो गया बीटा एमिनो इथाइल 5 हाइड्रोक्सी इंडोल, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसलिए हो गया आपका 5 हाइड्रोक्सी मतलब बीटा एमिनो इथाइल 5 हाइड्रोक्सी इंडोल डेरिवेटिव हो गया। इसका जो मेटाबॉलिज्म है आपके कैटेकोलामिन्स की तरह ही आपके माओ एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। मेजरली इसमें माओ ए इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, माओ ए बेसिकली आपके जो नॉर एड्रेनलिन है या एड्रेनलिन है या फिर 5-HT के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माओ बी जो मोनोएमिन ऑक्सीडेज है वो आपके डोपामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माओ बी। ठीक है, तो ये आप बनाएगा आपका 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। तो इस पोजीशन पे आपका NH2 बाहर निकल जाएगा और CH2 है उसका होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो ये होगा एसिटिक एसिड बन जाएगा, इसलिए हो गया 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड 5HIAA। और DH मीन्स डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनाता है आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफॉल। ठीक है, तो ये आपके बेसिक मेटाबॉलिज्म है। इसका स्टोरेज भी आपके उन्हीं सेल्स में होते हैं, इंटरक्रोमैटिन सेल्स हो या फिर आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें होते हैं। अब आते हैं इसके रिसेप्टर्स पे। तो बहुत सारे रिसेप्टर्स इसमें होते हैं 5-HT1 to 5-HT7, लेकिन जो फर्स्ट है वो आपका जो गोडम एंड पिक्राले है, इन्होंने 1957 पे इसको डिस्कवर किया था और क्लासीफाई किया था 2 टाइप्स में। एक है आपका 5HTR इंटू मस्कुलोट्रोपिक D टाइप और न्यूरोट्रोपिक M टाइप। अब D टाइप M टाइप क्या है, क्योंकि D और M इनके ब्लॉकिंग एजेंट के बेस पर रखा गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ब्लॉकेड बाय द डाई बेंजाइलिन, मीन्स आपका जो फिनॉक्सीबेंजामिन है तो डाई का डी का, इसलिए डी टाइप हो गया। और मॉर्फिन, तो ये आपके जो न्यूरोट्रोपिक आपके रिसेप्टर्स हैं 5-HT रिसेप्टर्स, वो आपके मॉर्फिन से ब्लॉक होते हैं, मॉर्फिन ब्लॉकर है उसका एक तरीके से। और जो फिनॉक्सीबेंजामिन है जिसमें हम डाई बेंजाइलिन भी बोल सकते हैं, वो आपके मस्कुलो टाइप टी टाइप में होते हैं। ये आपके बेसिकली जो मसल्स हैं, विसरल मसल्स हैं, उनमें ये होते हैं और ये होते हैं आपके बेसिकली ब्रेन पे, न्यूरॉन्स पे। ठीक है, एंड लेटर इट वाज क्लासिफाइड इनटू द वेरियस कैटेगरीज लाइक द 5HT1 to 5HT7। 5HTA से लेकर 5HT1 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। उसके अलावा भी 5HT1 की भी 5HT1 to 5HT1A, 5HT1B, 5HT1D, 5HT2A, 2B, 2C, 5HT3, 5HT4 बहुत सारे होते हैं। तो डिटेल जो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से, ठीक है, आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको केडी त्रिपाठी पढ़ना अच्छा लगता है, बट केडी त्रिपाठी कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको जो भी बुक आपको अच्छी लगे, जरूरी नहीं कि केडी त्रिपाठी ही प्रेफर कीजिए। केडी त्रिपाठी है, रंग एंड डेल है, बरार है, पद्मजा उदय कुमार की बुक है, बहुत सारे बुक्स होते हैं तो जिनमें आपको याद रखने में इजी हो वो बुक रेफर कीजिए उस टॉपिक के लिए। हर एक टॉपिक हर एक बुक में बेस्ट नहीं होता। तो मैं जो लेक्चर बनाता हूँ कम से कम 2-3 बुक पढ़ता हूँ, जिस बुक में कंटेंट सफिशिएंट मिलता है, इजी वे पे मिलता है, उस वे पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं बेसिकली रिसेप्टर्स बेस्ड पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि याद हो सके, इसलिए उसकी वीडियो अलग हैं, वो भी आप देखिए। ठीक है, अब आते हैं 5HT1 पे। तो 5HT1A, B और C
और डी ये होते हैं, ये बेसिकली आपके ब्रेन्स में होते हैं। 5HT1A रिसेप्टर, 5HT1 रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके GIPCR, मतलब वो ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम इनिबिटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये आपके सिनेस पे होते हैं, क्या करेंगे सिनेस को, ये आपके इनिबिट करेंगे। इसके अलावा आपका बिहेवियरल एक्टिविटी, जो भी आपकी बिहेवियरल एक्टिविटी है उसमें भी आपका ये इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा आपके जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आपके पेरिफेरल नहीं, जो ब्रेन के अंदर में ब्लड वेसल्स होते हैं सेरेब्रल एरिया पे, उनमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपकी इनिबिटरी होते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है आपका 5HT2। उसमें 5HT2A, 2B, 2C होते हैं टाइप्स के, जो कि GQPCR हैं। GQPCR मतलब कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलेशन कराएगा। ये कहाँ होते हैं, सीनस में, तो क्या कराएगा, स्टिमुलेशन कराएगा। आपके होते हैं उसके अलावा आपके होते हैं स्मूथ मसल्स में, तो क्या कराएगा, ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, चाहे आपके यूटेरस हो, आपके ब्लेडर हो, आपके GI एरिया हो या आपके वेसल्स हो। इसके अलावा होते हैं आपके प्लेटलेट्स में, तो ये आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इन्हेंस करेगा, ठीक है। अब आते हैं 5HT3। 5HT3 का मेजर रोल आपके वोमिटिंग में होता है। तो ये आपके जब आप पढ़े होंगे एंटीमेटिक ड्रग, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने 6 सेमेस्टर में पढ़ना है 5HT3 के बारे में या फिर एंटीमेटिक ड्रग्स के बारे में, उसमें ये इन्वॉल्व है। तो ये LGIC है, मतलब ये लिगांड गेटेड आयन चैनल्स हैं, सोडियम आयन चैनल्स होते हैं, और ये आपके सिनेस को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये आपके CTZ जो एरिया है आपके ब्रेन के अंदर में, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जहाँ से वोमिटिंग जो सेंटर्स हैं उनमें भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं जो इसके थ्रू आपके वोमिटिंग करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 5HT4 GSPCR है, एक तरीके से स्टिमुलेटरी है, और ये आपके सीनेस में स्टिमुलेशन काम करता है। इसके अलावा इसका जो मेन इफेक्ट आपके पेरिफेरल है वो है आपका प्रोकाइनेसिस, मीन्स प्रोकाइनेटिक इफेक्ट। ये आपकी जो GI मोटिलिटी है, खासकर अपर GI पार्ट की मोटिलिटी को इन्हेंस करता है, उससे जो आपका फूड मटेरियल है नीचे आ सके और आपको वोमिटिंग कम हो सके, इसलिए इसको यूज़ जो है हम एंटीमेटिक के रूप में कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द रिसेप्टर्स। डिटेल्ड आपके अलग से वीडियो हैं, नीचे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप देखिए उसको। फिर आते हैं इसके फार्माकोलॉजी पे। तो फार्माकोलॉजी पे बात करें तो पहला जो एक्शन होगा आपके होगा CVS पे। तो CVS से बात करें हार्ट की, अगर हम इंटेक्ट हार्ट करें, अगर किसी एनिमल को लेते हैं, एनिमल को हम सेक्रीफाइस करके उसके हार्ट को निकाल लेते हैं, और हार्ट में अगर हम जो हैं इन विट्रो के थ्रू अगर हम सेरोटोनिन इंजेक्ट करेंगे, तो बेसिकली ये आपके 5HT2 रिसेप्टर्स के थ्रू आपका, क्योंकि ये आपका GQ है, इसलिए आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा, मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को प्लस आपके जो हैं आपके हार्ट रेट को भी इन्हेंस करता है। सेकेंड है इंटेक्ट एनिमल, अगर पूरे एनिमल को लें तो जो इसका जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर्स भी आपके हार्ट रेट को मैनेज करता है। आपका जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है एक दूसरे को मैनेज करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट रेट कम हो जाता है, तो उसका जो एक्शन है कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो इंटेक्ट एनिमल पूरे एनिमल पे लेंगे अगर ड्रग देंगे तो ये आपका ब्रेडिकार्डिया को शो करता है, क्योंकि हार्ट रेट को कम करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि एक तरीके से वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये BP को बढ़ाएगा, तो उसके अगेंस्ट में जो रिफ्लेक्स सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम है, कंपेंसेटरी पाथवे हैं, उसके थ्रू ये आपके जो हैं कम करता है आपके हार्ट रेट को ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ कीमो रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसे हम बेजियोल्ड जेरिस रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, इन साइंटिस्ट ने देखा था, ठीक है। थ्रू द एक्शन ऑन वेगल, ये वेगल नर्व को एक्टिवेट करते हैं, इससे आपको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है और आपके एपनिया भी हो सकता है। तो ये आपके कुछ बेसिक्स हैं आपके CVS में एक्शन को लेकर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट हैं ब्लड वेसल्स भी क्या करते हैं। तो क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे तो BP को इन्हेंस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके ट्राइफेसिक रिस्पॉन्स शो करता है सेरोटोनिन। क्यों, क्योंकि ये आपके जो इंड आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, उन पे एक्शंस अलग होंगे और आर्टरी पे अलग होंगे। जो आपके लार्ज आर्टरीज हैं उन्हें तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ड्यू टू द 5HT2 रिसेप्टर्स, लेकिन जो स्मॉल आर्टरीज हैं उनको डायलेट करता है ड्यू टू द EDRF। ये आपके वहाँ पे जो इंडोथेलियल सेल्स हैं उनसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो पोटेंट वेसोडाइलेटर है, जो ब्लड में फैल के पूरे जो वेसल्स को डायलेट कर सकता है, ठीक है। तो बात करें हम BP के रिस्पॉन्स की, तो ट्राइफेसिक होता है। तो पहले होता है आपका शार्प डिक्रीज इन द फॉल इन द BP ड्यू टू द कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स। शुरू में BP जो है कम हो जाता है कोरोनरी रिफ्लेक्स की वजह से। सेकेंड है आपका राइज इन BP ड्यू टू द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बाद में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कार्डियक आउटपुट इनहेंस होगा, तो आपका एक तरीके से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है। फिर आपका प्रोलॉन्ग्ड
फॉल इन बीपी, बाद में ये प्रोलॉन्ग समय के देते रहेंगे तो बीपी को ये कम कर देता है ड्यू टू द आर्टेरियोलर डायलेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं अदर्स के बारे में, जिसमें है आपके स्मूथ मसल्स। तो ये स्मूथ मसल्स चाहे जितने हो, चाहे आपके जीआईटी हो या ब्रोंकाई हो या यूटेरस हो, उनको ये स्टिमुलेट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस शोज द स्टिमुलेटरी और कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो बात करें हम मेजरली जीआई पे काम करता है, ब्रोंकाई पे आपका हिस्टामिन मेजरली काम करता है। तो जीआई पे आपके जो प्लास्टिसिस मूवमेंट है, जो जीआईटी का मूवमेंट होता है उसको इन्हेंस कर सकता है, जो जीआई सिक्रेशन है उसको भी इन्हेंस कर सकता है। ठीक है, लेकिन करता नहीं है, मेनली जीआईटी के मूवमेंट को ही इंक्रीज करता है, जो जीआई की जो मोटिलिटी है उसको इन्हेंस करता है। फिर आते हैं ग्लैंड्स पे, तो ये एक तरीके से जो आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसको ये कम करता है, और लेकिन जो म्यूकस प्रोडक्शन है उसको इन्हेंस करता है। इसलिए एक तरीके से ये अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स के रूप में भी हम दे सकते हैं या इसका इफेक्ट होता है, बट क्लिनिकली कोई रोल नहीं है। बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये स्टिमुलेशन या फिर हाइपर वेंटिलेशन कर सकता है। बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, बट वीकली कराता है बाय द 5HT2A। बात करें हम सीएनएस की, तो सीएनएस में आपके ये एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स, जो भी आपकी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बिहेवियर इफेक्ट है, उनमें ये इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल रोल पे, क्योंकि ये आपके ऑटोकॉइड्स हैं, लोकल हार्मोन है जो हमारे बॉडी में बनते हैं और रेगुलेट होते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है, ये करता है। उनमें से पहला है न्यूरोट्रांसमिशन, आपके ब्रेन पे, चाहे वो एंजाइटी पे हो, आपके डिप्रेशन पे हो, इनमें इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा आपके जो प्रिकर्सर है, मतलब मेलेटोनिन है, उसका एक प्रिकर्सर है, इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द मेलेटोनिन, जो कि एक तरीके से आपके पिगमेंटेशन में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा आपका जो न्यूरोह्यूमरल कंट्रोल है, मतलब ये एक तरीके से जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस का पार्ट है, उसको भी ये रेगुलेट करता है, और आपके जो न्यूरोइंडोक्राइंस, मतलब आपके जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स से जो रेगुलेट होता है हार्मोन्स, उनको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपका वोमिटिंग में भी इन्वॉल्व है, आपके माइग्रेन में इन्वॉल्व है, आपके रेनॉल्ड्स फिनोमेना में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं। आप एक बार के डी त्रिपाठी पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं फार्माकोथेरेपी ऑफ द 5HT मॉड्यूलेटर। तो हम बात करते हैं 5HT मॉड्यूलेटर में, मीन्स ऐसा ड्रग जो 5HT के रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट कर सकता है, मीन्स चाहे वो एगोनिस्ट हो चाहे एंटागोनिस्ट हो। तो बेसिकली क्लिनिकली हम कुछ जगह पे यूज़ करते हैं। तो पहला है आपका ड्रग है सुमाट्रिप्टेन। सुमाट्रिप्टेन एक तरीके से माइग्रेन में हम यूज़ कर सकते हैं, एंटी माइग्रेन ड्रग है, जो बेसिकली 5HT1D एगोनिस्ट है। ये आपका 5HT1D एगोनिस्ट है। ठीक है, सेकेंड है आपका मिथाइलसेरिजिन, जो एक तरीके से 5HT1C या 1A या C एंटागोनिस्ट है। याद रखिए, एंटागोनिस्ट है। ये आपका भी माइग्रेन को कम करता है, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स के रिस्पॉन्स हैं, आपके जो पाथवेज हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इनका जो एक्शंस हैं वो अलग अलग होता है। ठीक है, फिर है ऑन्डासेट्रॉन। ऑन्डासेट्रॉन बेसिकली 5HT3 एंटागोनिस्ट है, जो स्पेसिफिकली एंटीमिटिक ड्रग के रूप में यूज़ होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, पता होगा आपको। फिर है बुस्फिरॉन, जो 5HT1A एगोनिस्ट हैं, जो कि एंटी एंजाइटी में हम यूज़ कर सकते हैं। सिसाप्राइड 5HT4 एगोनिस्ट हैं, जो आपका यूज़ एज ए प्रोकाइनेसिस या प्रोकाइनेटिक के रूप में करते हैं, आपके एंटी इमेटिक के लिए या इमसिस को कम करने के लिए। ठीक, फिर है कीटांसेरिन। कीटांसेरिन में आपके 5HT2A एंटागोनिस्ट है, इसका यूज़ हम हाइपरटेंशन में भी करते हैं और ऐसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी करते हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमेना का मतलब होता है आपके जो इन लिम्स हैं, इन लिम्स में वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, उसके थ्रू आपका जो ब्लड का फ्लो है कम होता है तो नीला पड़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में। फिर है आपका फ्लुएक्सिटिन। जो फ्लुएक्सिटिन है वो आपने पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में डिप्रेशन में। ये है आपका SSRIs, मीन्स सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो एक तरीके से ये एंटी डिप्रेशन ड्रग के रूप में यूज़ होता है। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द सीरोटोनिन। आप सिंपल पढ़िए ऑटोकॉइड्स को, डिटेल मत जाइए, क्योंकि डिटेल तो बहुत सारा है, लेकिन उनका जो एक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू द इट्स रिसेप्टर्स एंड द लोकेशन, इसलिए कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए एक सिंपल वे पे पढ़िए तो बेहतर तरीके से आप याद रख सकते हैं। सो if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. And if you want to know this lecture, please take a screenshot। और ऑलरेडी वेबसाइट तो आ चुका है, आपको उसमें नोट्स मिल जाएगा। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।